जय हिंद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज मैं लेके आया हूं फिजिक्स के बेहतमा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सीडीएस एग्जाम्स के लिए जो आए हैं, जिसे देखोगे आप तो आपको लगेगा कि फिजिक्स तो हमको जनरली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन ऐसे बताऊंगा कि ऐसा लगेगा कि ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की। देखिए आपको लगेगा भी। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बैंड द लाइट रेज थ्रू लार्जेस्ट एंगल। ठीक, चार ऑप्शंस मैं दूंगा। लेंस विथ पावर 2 डायोप्टर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड कह रहा है लेंस विथ पावर प्लस 2.5 डायोप्टर। थर्ड कह रहा है लेंस विथ पावर माइनस 1.5 डायोप्टर। एंड फोर्थ कह रहा है लेंस विथ पावर -2 डायोप्टर। अब कैसे पता चलेगा? हम जानते हैं पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। अगर हम चारों ऑप्शंस की पावर का फोकल लेंथ निकाल लें, जैसे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है लेंस विथ पावर 2 डायोप्टर। अगर ये 2 है, एफ उधर चला इधर आ गया तो कितना आ गया 0.5 प्लस 0.5 मीटर फोकल लेंथ। दूसरे ऑप्शन का क्या आया प्लस 2.5 डायोप्टर। इसकी इसी तरह हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 0.4 मीटर। सी ऑप्शन लेंस विथ पावर माइनस 1.5 डायोप्टर, इट मीन्स इसकी फोकल लेंथ आएगी हमारी 0.6 मीटर। डी ऑप्शन लेंस विथ पावर -2 डायोप्टर, इट मीन्स इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी -0.5 डायोप्टर मीटर। अब फोकल लेंथ से हम एंगल किसका लार्जेस्ट होगा कैसे पता करेंगे? तो एक्चुअली होता क्या है, ये देखिए, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक, सपोज कर लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कोई लेंस है, चाहे कॉनकेव ले लीजिए आप या कॉन्वेक्स ले लीजिए, ये फोकल लेंथ है। एक सपोज करिए लाइट रेज आ रही है, ठीक, रिफ्लेक्ट होके फोकस से जा रही है, तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा। हम जितना फोकस पास में करेंगे एंगल उतना ज़्यादा होता जा रहा है, और जितना फोकस दूर करेंगे एंगल उतना कम होता जा रहा है। इसका मतलब जितना हम फोकल लेंथ आगे करेंगे यानी प्लस में करेंगे 0.5, 1, 2, 3, उतना ज़्यादा एंगल कम हो रहा है। इट मीन्स एंगल फोकल लेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक, इसका मतलब जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी एंगल उसका कम होगा, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी एंगल उसका ज़्यादा होगा। माइनस में आते हैं तो माइनस का मतलब क्या है? देखो, पहली बात तो क्वेश्चन बोल रहा है लार्जेस्ट एंगल लेंस में, इट मीन्स इसमें कॉनकेव लेंस भी और कॉन्वेक्स भी है। कॉनकेव कौन सा है जिसमें माइनस हो, तो ये माइनस है। कॉन्वेक्स कौन सा है जिसमें प्लस हो, तो ये प्लस है। माइनस प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है फोकल लेंथ इस साइड है और माइनस का मतलब फोकल लेंथ इस साइड है ना। अगर इस साइड जाती है रेज तो ये एंगल जो होगा वो उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, माइनस वाले तो कोई ऑप्शन नहीं होंगे, है ना, क्योंकि एंगल नियर अबाउट क्या होगा, ज़्यादा ही आएगा, उसके बराबर आएगा। प्लस वाला निकाले तो यहाँ एंगल कम चांसेस हैं, मतलब अगर ये 0.4 है, ये 0.5 है, तो वो क्या होगा, एंगल ज़्यादा हो सकता है या कम भी। तो अगर यहाँ 0.5 मान लिया, यहाँ 0.4 मान लिया, तो ये लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ कुछ एंगल आया, मान लेते हैं हम 60 डिग्री एंगल आ रहा है ना। जब यहाँ रेज गई, इन दोनों का हमने मान लिया कि 60 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में आ रहा है एंगल। उधर गया एंगल फोकल लेंथ माइनस में है, तो हमने देखा कि यहाँ से रेज जा रही है, तो यहाँ से इमेजिनरी फोकस से पास होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो यहाँ जो एंगल है वो किस भी हो जाए 90 डिग्री से ज़्यादा ही आ रहा है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो पॉइंट माइनस में कौन है, फोकल लेंथ सी। ये सी ऑप्शन की एंगल ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी फोकल लेंथ माइनस में सबसे ज़्यादा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, लेंस विथ पावर -1.5 डायोप्टर, लेंस -1.5 डायोप्टर, ये इसका सही आंसर है।
इमेजिन करना पड़ेगा। रे डायग्राम को देखिए, ठीक, हर बात जरूरी नहीं है फॉर्मूला हेल्प करेगा। रे डायग्राम याद है, फॉर्मूला याद भी नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक, लुमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब जिसकी खुद की लाइट हो, ठीक, द ऑब्जेक्ट विच हैज़ इट्स ओन लाइट। चलिए इसका मतलब भी क्लियर हो गया। वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन डिस्टेंस यानी 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक, कितना रखा गया है? 40 सेंटीमीटर दूर कॉन्वेक्स लेंस से रखा गया है, जिसकी फोकल लेंथ क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो पूछा है उस इमेज की स्क्रीन पे कैसे बनेगी? वी लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में आप जानते हो वी और एफ पॉजिटिव में होता है साइन कन्वेंशन, यू माइनस होता है। लेंस का फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वी निकालना है, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक, वैल्यू रख दीजिए आप। f कितना आएगा? 1/25। u किस में दिया है? -40। किस में दिया है? -40, तो ये हो जाएगा -40। 25 40 का एलसीएम निकाल लीजिए। ये देखिए एलसीएम, अगर नहीं आता है ये भी आपको तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 एंड 8 ज़ा, ठीक, 8 5 ज़ा 40, 45 ज़ा 200, तो ये 200। 25 की टेबल में 200 को डिवाइड करिए, कितने से जाएगा देख लीजिए। 100 5 20 बार माइनस 40 5 ज़ा 200, तो कितना आया ये? 15/200। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, v कितना आएगा? 200/15। 5 4 ज़ा 20, 0 5 3 ज़ा, इसको और डिवाइड करिए, आएगा 13.3 मीटर। प्लस में ही आना चाहिए, आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट से साइज इसकी देखें कम है, प्लस में है, इट मीन्स ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? ऊपर है। और जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनती है तो वो क्या होती है? इरेक्ट होती है। क्या होती है? इरेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है इमेज, छोटी है यानी कि स्मॉलर है। क्या है? स्मॉलर है। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 4 ऑप्शन क्या दे रहे हैं? इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड स्मॉलर, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। इरेक्ट तो है ही है, लेकिन कैसा है साइज? स्मॉलर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इरेक्ट एंड स्मॉलर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये पूरा एक सॉल्यूशन था इसका। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन ए लाइट रेज एंटर इनटू ग्लास, जब कोई एक लाइट रेज एंटर कर रही है ग्लास में, तो ग्लास से जब वो वाटर जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका 0 दिया है। तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो आप खुद सोचो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका 0 हो गया है, क्या उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ आएगा? नहीं आएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री। कैसे? रीजन लीजिए। रीजन ये है किसी मीडियम का सरफेस, मान लिया ये नॉर्मल है, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो मैंने बोला एंगल रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री रहेगा, है ना। साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उधर चला गया, साइन एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ आर, ये है 0, साइन 0 0 डिग्री का होता है, ठीक। एंगल आर कितना आ गया? 0 डिग्री। ये लीजिए रीजन, निकाल दिया। कितना आसान है ना। ये पूरा रीजन है। जब एक 0 हो गया तो दूसरा तो 0 होना ही होना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाइज दी
फैक्ट, द लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। क्या इसके ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं, आप ऑप्शन बताइए, क्या देख के आपको लगता है इसका आंसर किसी का भी गलत होना चाहिए था? नहीं। क्यों? देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन नाइट स्काई, तारे जो चमकते हैं रात में, उसका मतलब है लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है साउंड से, वो उसका एक फिनोमेना है। क्या है? सोचिए। सेकंड, लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक, माचिस से जस्ट जलाया तो जो स्पार्क हुआ, ठीक, क्या वो? थर्ड, थंडर स्ट्रॉन्ग, बिजली का कड़कना, मॉनसून खराब होना, जब आंधी आनी, तूफान आना। फोर्थ है मिराज, जब रेगिस्तान में आप जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन जब पहुँचते हो तो पानी नहीं है, ठीक। उसका सही आंसर है, देखो कैसे, सही आंसर है इसका थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म एक ऐसा फिनोमिना है जो बताता है कि लाइट की स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है। कैसे? जब मॉनसून ख़राब होता है, आपने देखा होगा, लाइट जब तूफान आता है, बिजली कड़कती है, एक तरह से बोलो, ठीक, शार्पनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म, तो आपको रेज दिखती हैं, वो लाइन है, प्लस रोशनी होती है बहुत तेज, लेकिन उसकी आवाज़ कुछ देर बाद सुनाई देती है। तो ये क्या बताता है कि लाइट पहले आई, आवाज़ थोड़ी देर बाद। तो लाइट ज़्यादा तेज ट्रेवल कर रही है किसके कंपैरिजन में? साउंड के, ठीक। और ये पहली बात। दूसरी बात ये जान लो आज से, अगर आपको नहीं पता था, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट है पूरे वर्ल्ड में, क्या पूरे यूनिवर्स में, इससे तेज कोई भी चीज़ नहीं है, जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा, लाइट से ज़्यादा तेज साउंड है ही नहीं। तो थंडरस्टॉर्म इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन वुड प्रोड्यूस शार्पेस्ट शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है? देखिए बेटा, बोल रहा है एक पॉइंट सोर्स है, मान लेते हैं। देखिए, मैं सारे ऑप्शंस का एकदम रीज़न दे रहा हूँ आपको, और बहुत ही अच्छा रीज़न दूंगा कि क्यों हमारा आंसर ये होगा। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक पॉइंट सोर्स है और ओपैक स्क्रीन है। ओपैक स्क्रीन का मतलब है जिससे लाइट पास ना हो। मान लेते हैं ये ओपैक स्क्रीन है, ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक। यहां पे हमने बल्ब रख लिया, चलो इसकी रेस जा रही है, मीन्स ओपैक है, इस पे रेस पड़ी तो मतलब ज़्यादा तेज चमका दिखाई देगा, ठीक है। यही तो पूछा है, कौन ज़्यादा शार्पेस्ट शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट की दिखाई देगी, ठीक। दूसरी चीज़, एक्सटेंडेड सोर्स, सोर्स को हमने दूर कर दिया, यहाँ कर दिया, तो ये पॉइंट है और ये एक्सटेंडेड है, ठीक। फिर लेकिन ओपैक स्क्रीन है, फिर बोला कि यही दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट है, ये एक्सटेंडेड है, लेकिन स्क्रीन क्या है? ट्रांसपेरेंट। ये ओपैक है, ये है ट्रांसपेरेंट, ठीक। तो अब देखिए इमेज किसमें ज़्यादा अच्छी बनेगी, ये पूछा है ना, शैडो हैव द लार्जेस्ट शैडो। अब देखिए, ट्रांसपेरेंट में बेटा पॉइंट सोर्स हो या एक्सटेंडेड सोर्स हो, जो रेज जाएंगी वो ट्रांसपेरेंट में तो कुछ तो एब्जॉर्ब होंगी, कुछ रिफ्लेक्शन करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, और कुछ उससे पास हो जाएंगी, तो उतनी इमेज तो बनी ही नहीं, अच्छी शैडो बनेगी नहीं। तो ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन जितने भी हैं वो तो पहले ही गलत हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर ट्रांसपेरेंट क्या है? सी और डी, ये तो पहले ही हट गया। चलो बचा मतलब ए और बी। अब इनमें से कौन होगा? मैं जितना दूर ले जाऊंगा इमेज उतनी ही क्या होगी? छोटी हो जाएगी। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगी इमेज उतनी ही छोटी हो जाएगी, और जितना पास रहेगी इमेज उतनी ही ज़्यादा बनेगी। इसका मतलब पॉइंट सोर्स रहना चाहिए, स्क्रीन कैसी नहीं चाहिए? ओपैक रहनी चाहिए, और वो इमेज ज़्यादा देगी। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है? पहला, यानी फिफ्थ का सही आंसर क्या है? फर्स्ट, पॉइंट सोर्स एंड हैव अ ओपैक इमेज। क्लियर हो गया? बहुत जेन्युइन है कि आपको मैंने बताया है एग्जाम्पल ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस पूछे हैं एग्ज़ाम में। आपने देखा ये, क्या आपको देख के लग रहा है कि आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत थी? नहीं, आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर, आंसर्स आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट गेट डबल्ड। क्या कह रहा है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आप मास इनटू वेलोसिटी जानते हैं। बोल रहा है लीनियर मोमेंटम डबल हो गया। लीनियर मोमेंटम डबल होगा तो आप जानते हो मास तो कांस्टेंट होता है, वो डबल करो या 4 टाइम करो या 10 टाइम करो, वो तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो मास तो एज इट इज वैसा ही रह गया। वेलोसिटी क्या हो गई? डबल हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? डबल हो गई। ठीक, ये चीज़। तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा बोला, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या चेंजेस आए देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस आपके सामने दिए, क्या? रिमेन सेम, इंक्रीज बाय 4 टाइम, इंक्रीज बाय 2 टाइम, इंक्रीज बाय 8 टाइम। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए देखते हैं। फॉर्मूला होता है हाफ mv², है ना। मान लेते हैं मास, हम मान लेते हैं 1 kg। चलिए और इजी बना देते हैं करने आपके लिए। मास अगर मैंने 1 kg मान लिया, वेलोसिटी क्या हो रही है? डबल हो रही है। देखिए जरा, डबल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 4v। ठीक, डबल हुई है। 2v, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? भाई 4 हुई है, हाफ है, डबल हो रही है, 2v का डबल हो रही है। सॉरी, तो 2v का स्क्वायर 4v हुई। ठीक, हाफ से हमें, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचिए कि हम काट देंगे यहाँ, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ क्लियर करूँ, ये देखिए थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी डबल हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर का। अगर v रखेंगे हम 2v का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? ये हो रही है 4 डबल। यानी मोमेंटम डबल होगा तो वेलोसिटी डबल होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी भी डबल हो जाएगी, मतलब 4 टाइम। ठीक, यानी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम। इसका सही आंसर है बी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, ये है इसका आंसर सही। आई होप आप सबने यही आंसर लगाया भी होगा, है ना। चलिए 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27th क्वेश्चन जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, 10 क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स के, है ना। 7th में हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए बस थोड़ा और हो जाएंगे सारे डिस्कस आज। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम। 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है जो r², ये कितनी इंक्रीज हो गई है? ये इंक्रीज हो रही है 2 टाइम, 2 टाइम इंक्रीज हो रही है, यानी इसका स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये? 4r², है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? ये देखिए, पहला रिमेन सेम, दूसरा इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तीसरा डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, चौथा डिक्रीज बाय 4 टाइम। देखते हैं, चेक करते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कांस्टेंट का, क्या? F = G m1 m2 बाई r²। इस F और R का रिलेशन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना। अब ये 4 टाइम हो रहा है ना, 4r²। तो फोर्स का इसके साथ क्या है? अगर ये 4 टाइम होगा, इसका मतलब है फोर्स जो है वो डिक्रीज होगी, कितना? 4 टाइम। क्योंकि 4 टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स 4 टाइम गिरेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली का मतलब उल्टा, जब डिस्टेंस 4 टाइम हो रही है तो फोर्स 4 टाइम गिरेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 डी होगा, क्या? डिक्रीज बाय 4 टाइम। 28 क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट करेक्ट। चलिए न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट करेक्ट। चलिए क्या कह रहा है न्यूट्रॉन के बारे में। जरा हम एक एटम बना लेते हैं, ये हमने ले लिया प्रोटॉन, ये रहा न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक। अब कह रहा है न्यूट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन, होगा यस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हो गई क्योंकि न्यूट्रल है वह, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मास क्या इक्वल होता है। पहली बात ये सही है, हमको तो नॉट करेक्ट बताना है ना, लेकिन ये सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला हम गलत मानेंगे, है ना, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। दूसरा बोल रहा है न्यूट्रॉन पॉजेस जीरो चार्ज, न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज होता है क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वो एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, जीरो, ये भी सही है। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, तो ये भी गलत हुआ हमारे लिए। तीसरा, न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, है तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, ये तो सही चीज़ है, लेकिन पूछा नॉट करेक्ट, ये भी गलत। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ, न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी एटॉमिक न्यूक्लियाई, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन घूमता है, न्यूट्रॉन घूमता ही नहीं, वो तो एक तरह से न्यूट्रल है, वो तो एटम में यानी न्यूक्लियस में रहता है, यानी एक तो गलत है। इसका मतलब यही आंसर सही है डी, क्योंकि नॉट करेक्ट ही हमसे पूछा है। तो सही जवाब क्या है, न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी एटॉमिक न्यूक्लियाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। तो 9th क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का, देखिए क्या है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द यूवी रेज अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेकंड है इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, and the third is C is it is a longitudinal wave, and D fourth is its wavelength is shorter या smaller than the visible light। चलिए अब यूवी रेज के बारे में बात कर रहे हैं तो करते हैं। यूवी रेज हो, इंफ्रारेज, कोई भी रेज हो, कोई भी रेज अर्थ में क्यों आती है, किस फॉर्म में आती है, किस मीडियम में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आती है। तो ये चीज़ तो करेक्ट है, क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा है हमसे, तो नहीं, सही है, लेकिन यहाँ के लिए गलत है, तो पहला ऑप्शन तो साइड कर दीजिए जरा। फिर है इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यूनिवर्स वैक्यूम ही तो है बेटा, यूनिवर्स क्या है, वैक्यूम ही तो है। तो जब वहां से लाइट ट्रेवल करके अर्थ में आ रही है तभी तो दिन और रात हो रहा है ना, तो ये चीज़ तो सही है, चाहे यूवी रेज हो, इंफ्रारेड रेज हो, कोई भी हो, तो ये तो कल सही बात है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है तो ये गलत है। चलिए पहला दूसरा ऑप्शन हट गया, आते हैं हम थर्ड ऑप्शन में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में आती है यूवी रेज। अच्छा ऐसा है, लाइट रेज किस में आती है बताइए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस में होता है, ट्रांसवर्स वेव में, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव तो पैरेलल है, और जब लाइट परपेंडिकुलर आ रही है, ट्रांसवर्स वेव है, उसी में तो यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज सारी रेज हैं, तो वो कहाँ से हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये तो गलत आंसर पकड़ लिए हम लोग। कि नॉट करेक्ट पूछा है तो यहाँ तक सही ऑप्शन क्या है, सी, तो सही ऑप्शन क्या है, सी, कि ये गलत क्वेश्चन के लिए है कि नॉट करेक्ट है, लेकिन यही आंसर सही है, लेकिन एक्चुअली अब जान लो यूवी रेज हो या कोई भी रेज हो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं आती है, ट्रांसवर्स वेव में आती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर प्रोपगेट करती है मीडियम के। ठीक, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा 10 क्वेश्चन पूछे गए थे CDS में, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय c, बहुत सिंपल है, ये है नॉर्मल एक मीडियम सरफेस है, ये कोई रेज आई, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट होके गई, मान लेते हैं क्लोजर टू दी मीडियम, है ना, एयर टू डेंसर है, ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, सपोज दैट बेटा होगा क्या, बोल ये रहा है जो पहले मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट है वो c है, और दूसरे स्पीड ऑफ मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट v है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इसी को तो बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ
वैक्यूम अपॉन टू द स्पीड ऑफ लाइट द करस्पॉन्डिंग मीडियम इट्स कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये c है पहला स्पीड ऑफ लाइट, ये वैक्यूम का है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सुनिएगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो c अपॉन v ही तो बनेगा, अलग से थोड़ी ना बन जाएगा कुछ। तो ये आंसर किसमें है, ये है आपका b, तो 10th का b आंसर सही है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से मैंने 10 क्वेश्चंस फिजिक्स के बताए हैं आपको, जेन्युइन आपको रीज़न बताया है। आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।